विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो इसका जो पहला प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया मेरे से, रेखाओं की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है रेखाखंड। क्या लिखा हुआ है? रेखाखंड। तो रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है, क्या नुकसान है? तो पहले तो हम इसको समझेंगे कि ये रेखाखंड होता क्या है। तो देखो, हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि अगर मेरे किसी पेपर के ऊपर, समतल के ऊपर 2 पॉइंट है, ठीक है, एक तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यानी 2 बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं को जब मैं मिलाता हूँ, जैसे मैंने इन दोनों को मिलाया, तो ये जो मेरे पास एक आकृति बनी है, इसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे, है ना। अब ये प्रश्न कह रहा है कि जो ये रेखाखंड है, मान लो मेरे पास 2 रेखाखंड है, एक ए बी है और दूसरा सी डी है, ठीक है, ये सी डी रेखाखंड है। अब मैंने कहा कि केवल इनको देखकर तुलना करने से हमें क्या नुकसान है, क्या हानि है। तो हम इसका सही माप नहीं बता सकते। केवल देखकर हम इसका सही माप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। अब इसकी जगह अगर हमारे पास स्केल हो, जैसे ये स्केल है, तो मैं इनको सटीक तरीके से माप सकता हूँ। जैसे ये कितना है, तो ये देखो, ये 0 से लगाकर 3.5 तक गया, है ना, यानी इसका माप 3.5 सेंटीमीटर है। और इसका माप देखो कितना है, तो ये 0 से लगाकर 5.4 तक गया, है ना। तो हम कहेंगे इसका जो माप है वो है 5.4 सेंटीमीटर। तो ये एक सटीक माप है। कैसा माप है? सटीक माप। तो केवल देखकर हमें कितना नुकसान हो सकता है ना। तो केवल देखकर हमें नुकसान ही होगा, हानि ही होगी। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? तो देखो, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर लिखेंगे, उत्तर रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से हमारा अंदाज़ा, जो हम अंदाज़ा लगाएंगे ना, हमारा अंदाज़ा गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। अब ये कैसे? अंदाज़ा कैसे गलत हो सकता है? या देखो, नहीं, यहाँ अंदाज़ा है ना, तो अंदाज़ा कैसे गलत हो सकता है? तो मान लीजिए जैसे ये रेखाखंड है मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर का। अब मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड और बनाया, ये ए और बी, ये आप डी और ई ले लो, है ना। अब मैंने कहा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे आपने बता दिया, मान लो ये आपका रेखाखंड बड़ा है, ठीक है, तो आपने क्या करा? अंदाज़ा लगाया। जब हम इसको स्केल से मापेंगे तो ये इससे थोड़ा बड़ा आएगा, यानी कितना आएगा? 3.6 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारा अंदाज़ा क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें ये नुकसान हो जाता है ऐसा करने से, है ना। तो ये हमारे पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है? देखो, दूसरा प्रश्न है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर यानी स्केल की अपेक्षा डिवाइडर का उपयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये डिवाइडर क्या होता है। तो देखो, ये आपका क्या है? डिवाइडर है। इस प्रकार का होता है डिवाइडर। अब ये कहता है किसी भी रेखाखंड को मापने के लिए डिवाइडर अच्छा क्यों है ना। तो रूलर क्या होती है? स्केल से जब हम कोई रेखाखंड बनाते हैं, जैसे इसको भी समझना कि जैसे मैंने स्केल से कोई एक रेखाखंड खींचा इस प्रकार का, ठीक है, तो इसमें कितने पॉइंट है? इसमें 2 पॉइंट है, एक तो ए है और एक बी है। अब डिवाइडर से क्या करेंगे? डिवाइडर में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, है ना। तो डिवाइडर को जब हम ऐसे खोलेंगे और यहाँ ए पर और बी पर इसको रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? ये हमारा ए और बी पर आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको स्केल से मापेंगे कि ये कितना है, ठीक है।
तो हम इस पर 0 से मापते हैं। किससे मापते हैं? 0 से। तो 0 पर हम डिवाइडर का पहला पॉइंट रखेंगे और दूसरा पॉइंट ऐसे रखेंगे। तो देखो पॉइंट कहाँ आया? सीधा 5.5 यानी 5.6 पर आया, है ना। तो हम एकदम सटीक तरीके से इसको माप सकते हैं डिवाइडर से। जबकि अगर स्केल से मापेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये देखो, है ना। अब ये 5.5 से थोड़ा आगे बता रहा है अपने को, तो हल्का फुल्का गलत बताएगा इसमें। तो इसका उत्तर क्या लिखना है अपने को? तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे कि रूलर यानी स्केल, है ना, रूलर की जगह डिवाइडर से रेखाखंड की लंबाई मापने पर हमारा माप सटीक रहता है। कैसा रहता है? सटीक रहता है, यानी हमारा माप थोड़ा सही तरीके से रहता है। अगला प्रश्न देखो, कोई रेखाखंड AB खींचिए, A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिए। AB, BC और CA की लंबाई मापिए, क्या AB बराबर BC प्लस CB होता है? तो जो ये पहला कह रहा है वो हम करते हैं। पहले ये क्या कह रहा है? कोई रेखाखंड AB खींचिए, तो हम एक रेखाखंड AB खींचते हैं ना। कैसा भी हो सकता है, कैसा भी खींच लो आप, है ना। तो मैंने एक स्केल ली और एक रेखाखंड खींचा। तो मैंने यहाँ पर स्केल रख दी और इससे एक रेखाखंड खींचा इस प्रकार से, ठीक है। 8 तक ले लेते हैं इसको। ये मैंने रेखाखंड खींच लिया। अब इसका नाम क्या है? AB, यानी ये पहला पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट क्या है? B है। अब इसके बीच में एक बिंदु C लीजिए। अब यहाँ पर कहीं भी आप यहाँ ले लो। अब ये मेरा बिंदु क्या हो गया? C हो गया। इन दोनों के बीच में एक बिंदु C लिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? AB, यानी ये पूरा AB, फिर BC, ये B से C, और CA, ये C से A की लंबाई मापिए। तो सबसे पहले हम किसकी लंबाई मापेंगे? सबसे पहले हम लंबाई मापेंगे AB की, ठीक। AB कितना है? तो देखो लंबाई हमेशा कैसे मापते हैं? 0 से। तो हम 0 से इसकी लंबाई मापेंगे। तो ये कहाँ तक आ रहा है? ये 8 तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? 8 तक। तो ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर AB की लंबाई हमने माप ली, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? BC की लंबाई मापनी। तो ये B और C, तो हम C से B माप लेते हैं। C पर 0 रखते हैं और B पर यहाँ पर रखते हैं। तो देखो ये पॉइंट कहाँ है? ये है आपका 4 के आगे लगभग 7 पर, 4.7 पर, है ना। तो हमारा जो BC है या CB है वो कितना आया? 4.7 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर CA यानी C और A की लंबाई माप लेते हैं। C और A की लंबाई माप लेते हैं। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे और यहाँ पर हम इसकी लंबाई मापेंगे। तो ये आपके लगभग कितनी आ रही है? 3.3 सेंटीमीटर। ये लगभग कितनी आ रही है? 3.3 सेंटीमीटर। हम लिख देते हैं 3.3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है क्या यहाँ पर आपको AB बराबर AC प्लस CB मिलता है क्या? तो हम यहाँ पर AB हमारा कितना है? हम लिख देते हैं AB बराबर AC प्लस CB। ये चीज़ हमें मिलती है या नहीं मिलती, ये हमें चेक करना है। तो AB हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर है, 8 लिख देते हैं। AC कितना है? 4.7 है, फिर यहाँ प्लस का निशान। CA कितना है? 3.3, तो यहाँ 3.3 करते हैं। अब 8 बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो चलो जोड़ते हैं इनको। तो इसकी जोड़ देखो, 4.7 और 3.3 को जोड़ो। तो 7 और 3 कितना हुआ? 10, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 3 कितना हुआ? 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉइंट। 8.0 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है? 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बराबर क्या आया? 8। तो हम कहेंगे हाँ, है ना, हाँ यहाँ AB बराबर AC प्लस CB है। तो ये हमारा उत्तर होगा। बात समझ में आई? कितना सरल है। देखो, हमें एक रेखाखंड AB बनाना था, इसके बीच में बिंदु C लेना था, हमने C लिया। फिर इन सबको हमने मापा, तो हमारी माप जो है वो किस प्रकार आई? AB बराबर AC प्लस CB, यानी बड़ी भुजा जो होगी वो इन दोनों छोटी भुजाओं की जोड़ के बराबर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है, एक रेखाखंड पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित हैं कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर
और AC बराबर 8 सेंटीमीटर है, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो अब यहाँ पर हमें इस प्रश्न को समझने की ज़रूरत होगी। क्या होगी कि यहाँ पर एक रेखा पर कितने बिंदु, 3 बिंदु लिए, A, B और C, यानी एक ही रेखा में 3 बिंदु है। ठीक है, अब AB कितना है 5, BC कितना है 3 और AC कितना है 8। तो बड़ा कौन है, 8 है। इसका मतलब तो ये है एक रेखा जो है, रेखाखंड जो है वो कौन है, AC है। कौन है, AC। जो बड़ी भुजा होती है, बड़ा रेखाखंड होता है, उसके बीच में कोई बिंदु होता है। तो इन तीनों में बड़ा कौन है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब AC के बीच में कोई बिंदु होगा। तो हम स्केल से पहले 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना, स्केल को यहाँ रखनी है और यहाँ पर ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 8, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट आपका हो गया A, क्योंकि AC कितना है 8, और ये पॉइंट हो गया C। अब ये कह रहा है ABC इस प्रकार है कि इसी रेखाखंड पर तीनों बिंदु है। तो A और C तो आ गए, अब इसमें B भी होगा, लेकिन वो कहाँ पर होगा, देखो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी A से B तक आपको कितना जाना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम 0 पर A को लेंगे और यहाँ से 5 सेंटीमीटर बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर आया, देखो यहाँ पर ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये आया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, B। तो A और C के बीच में क्या आ गया, B आ गया, सॉरी ये आपका पॉइंट है ना, तो ये B आ गया बीच में। अब A से B कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब आप इसको मापना, ये कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और ये पूरा कितना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 सेंटीमीटर है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरी माप 8 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और BC 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बीच में कौन आया, इसके बीच में B आया। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि B बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। B बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है ना। ये हमें चित्र बनाकर भी इसको प्रूफ कर दिया। अगला प्रश्न देखो क्या है, 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति, यानी हमें ये एक आकृति दी हुई है और इसकी हमें जांच करनी है। आकृति में D रेखाखंड, ये जो आपका D बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। यहाँ पर A है और यहाँ पर आपका G है, देखो यहाँ पर कट गया है ना। तो यहाँ F के आगे अपना क्या है, G, तो मैं यहाँ G बना लेता हूँ, ये आपका हो गया G। ठीक है, थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, लेकिन थोड़ा आप इसको समझ लेना कि यहाँ पर क्या है, G है, यहाँ पर क्या है, G है। ठीक, तो हमें ये पता करना है कि ये जो D है, यानी ये जो D है वो AG का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच में है, मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच में है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसको कैसे करना, देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ अगर मैं पहले AD लेता हूँ, यहाँ A से D लेता हूँ, तो AD क्या होता है, देखो AD बराबर, AD कैसे बनेगा कि आप इसको जोड़ो, AB को, AB जोड़ो, फिर AB के अंदर ये आगे B और C जोड़ो, तो BC जोड़ो इसमें, फिर इसके आगे C और D जोड़ो, तो ये C और D भी जोड़ दो, तो AD आपको मिलेगा। यानी आपको A से D तक जाना है, यहाँ तक, तो आपको क्या क्या जोड़ना होगा, AB जोड़ना होगा, BC जोड़ना होगा और CD जोड़ना होगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, तब जाके आपको A से D मिलेगा। अच्छा, अब हम D से G तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, D से G तक जाएंगे। तो D से G तक जाते हैं, तो यहाँ देखो D से G तक जाने के लिए आपको पहले कहाँ जाना होगा, D से E, तो DE में हम जोड़ेंगे EF, फिर उसके बाद F से G, F और G भी जोड़ेंगे। लेकिन हमें अभी ये कैसे पता चला कि ये इसका बीच का बिंदु है, तो कोई बात नहीं, अब जोड़ेंगे इनको। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद में यहाँ पर कितना है, 7 है। ठीक है, तो A से B हम गए, तो यहाँ पर ये कितना यूनिट आया, यहाँ पर ये पूरा 1 यूनिट है। कितना यूनिट है, 1 यूनिट, तो ये 1 हो गया, प्लस A से B है ना, A से B 1 हो गया। फिर B से C, तो यहाँ पर भी ये 1 हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसमें भी 1 जोड़ दो। ठीक है, फिर CD कितना है,
तो ये सी से डी भी कितना है, 1 है, तो ये भी 1 है। अब इन तीनों को जोड़ो, कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ, है ना। अब डी ई लो, तो ये डी से ई ये भी कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 प्लस ई से एफ भी कितना है, 1 है, प्लस एफ से जी कितना है, 1 है, इसको जोड़ो तो 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो डी बिंदु है, डी के इधर अगर आप जाओगे तो 3 सेंटीमीटर, डी के इधर आप जाओगे तो 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब डी कहाँ है, बीच में है। बात समझ में आई। तो हम कहेंगे स्पष्ट है कि, स्पष्ट मतलब इन दोनों को जोड़ने पर ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी है, स्पष्ट है कि डी बिंदु किसका मध्य बिंदु है, एजी का मध्य बिंदु है, एजी का मध्य बिंदु है। ये इसका उत्तर होगा, है ना। कैसे पता करा कि भैया डी के इस तरफ हम देखें ए तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 सेंटीमीटर, डी के इस तरफ देखें तो यहाँ से यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये कहाँ पर है, ये आपके बीच में है। बीच का मतलब क्या होता है, मध्य में होता है, मध्य मतलब सेंटर में होता है। बात समझ में आई। तो ये इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 6 क्या है कि बी रेखाखंड, सॉरी ए बी रेखाखंड, यहाँ पर आगे क्या है, ए है, यहाँ आपके है ए, यहाँ पर सिर्फ बी बिंदु है ना, ये बी है। तो यहाँ प्रश्न है कि बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, यानी एक रेखाखंड है एसी और इसका मध्य बिंदु कौन है, बी। इसको समझना आप, जैसे यहाँ पर मैंने एक रेखा खींची, ये आपके ए है, ये आपके सी है और इसके बीच में एक बिंदु कौन है, बी। ये इसके बीच में है। बीच का मतलब, मध्य का मतलब होता है जितना ये है उतना का उतना ये है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ए बी जितना होगा उतना का उतना बी सी होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसका बीच का बिंदु है। बात समझ में आई। अब अगला पॉइंट क्या है, देखो, और सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है। कौन, सी रेखाखंड बीडी, यानी एक रेखाखंड और है जिसका नाम है बीडी। मान लो ये आपका क्या हो गया, बी और डी हो गया, और इसके बिंदु बीच में क्या है, सी है, और ये भी इसका क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये और ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो बी सी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ठीक है। तो बताइए कि ए बी बराबर सी डी, तो हमें बताना है कि क्या ए बी और सी डी भी आपस में बराबर होंगे क्या। तो इसको कैसे करना है, तो देखो, जो हमें पहले प्रश्न कह रहा है वो हमें लिखना है, यानी हमें इसको ऐसे करना है सॉल्व कि बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, बी रेखाखंड किसका, एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो जो मध्य बिंदु होता है ना, उसको क्या करो, इन दोनों के बीच में लाओ। ये जो एसी है इसके बीच में लाओ। तो ये जो डॉट लगा है इसको आपको बी पढ़ना है। तो ए बी है ना, ए बी, फिर ये बी सी, यहाँ पर बी लाया है तो बी सी बराबर है बी सी के। क्यों, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये भाग और ये भाग दोनों क्या है, बराबर है। तो ए बी बराबर बी सी, है ना। चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर क्या करा, डॉट लगाया, इसका मतलब ये बी है, तो ए से बी फिर बी से सी, तो ए बी बराबर बी सी। फिर आगे क्या है, सी रेखाखंड, कौन, सी रेखाखंड, रेखाखंड क्या है, बी डी, बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो अब क्या होगा, अब इस बी और डी के बीच में क्या आया, सी, तो बी सी सी डी, तो बी सी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर है। अब देखो, ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, इसका मतलब ए बी सी डी के बराबर होगा। इसको समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर इस पेपर पे करते हैं इसको, कि ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ठीक है। तो मान लो ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो बी सी भी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर बी सी किसके बराबर है, सी डी के, बी सी बराबर है सी डी के, और बी सी हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो सी डी भी कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है, तो ए बी भी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। स्पष्ट है कि जब ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, तो ए बी सी डी के बराबर होगा। ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। ऐसे आपको प्रश्न करना है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है। तो यहाँ पर हमें जो ये है, ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि कोई भी 2 भुजा हो, किसी भी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव अधिक होता है। तो यहाँ मैं 5 त्रिभुज नहीं लूँगा, केवल एक त्रिभुज से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो लाइन लिखी है उसको समझने की कोशिश करना आप। जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया यहाँ पर स्केल से, ये एक त्रिभुज ये बना रहा हूँ मैं, कैसा भी बना सकते हो आप। तो ये मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। अब इसको आप नाम दे सकते हो, जैसे ये बिंदु आपका ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब क्या करना, अब इसमें कितनी भुजाएं हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, भुजाएं। तो यहाँ पर 3 भुजाएं, ये आपकी हो गई पहली भुजा, है ना, इसको मैं फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ। ये आपकी दूसरी भुजा और ये आपके हो गई तीसरी भुजा। अब हमें क्या करना है, इसमें से सबसे बड़ी भुजा देखनी है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी भुजा ये दूसरे नंबर वाली है, ए और सी। ठीक है, तो ये जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये कह रहा है कि 2 भुजाओं की जो जोड़ है वो तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होती है। ये हमें इसके अंदर बताना है। तो हम यहाँ पर 2 भुजा लेंगे। बड़ी भुजा आपके कौन सी हो गई, बड़ी भुजा आपके हो गई ए सी, ए से सी। छोटी भुजा कौन सी है, एक तो है ए बी और दूसरी है बी सी। ये आपके दोनों छोटी भुजाएं हैं। तो हम इन सब का माप निकालेंगे। तो छोटी भुजाएं देखो कौन सी है आपके, एक तो है ए बी। तो मैं यहाँ ए को माप रहा हूँ 0 से, ये कितनी आई 4.5। ए बी कितनी आई 4.5, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी सी मापता हूँ, तो बी सी कितनी आई देखो, तो बी से सी आई आपके 6.4 सेंटीमीटर। बी से सी आया आपके 6.4 सेंटीमीटर। अब ए सी को मापते हैं, तो ए सी आपका आया, ये छोटी है देखो 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा ये आपके तीसरे नंबर वाली है। ये कितनी है, 6.4 सेंटीमीटर है ये। तो हमारा जो नियम है वो कह रहा है आप किन्हीं भी 2 भुजाओं को जोड़ दो। तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों की जोड़ कितनी है, 5.5 प्लस 4.5। तो 5 और 5 10 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। तो ये आपके कितने सेंटीमीटर आई, 10 सेंटीमीटर। कौन कौन, एक तो ए सी और एक ए बी, इन दोनों की जोड़ आई आपके 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर बी सी कितना है, तो बी सी आपका है केवल 6.4 सेंटीमीटर। कितना है, केवल 6.4 सेंटीमीटर। तो ये नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि आप त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा जोड़ दो, है ना। तो हमने कौन कौन सी जोड़ दी, हमने जोड़ी एक तो ये फर्स्ट नंबर वाली और ये दूसरी सेकंड नंबर वाली। तो इन दोनों की जोड़ कितनी आई, 10 सेंटीमीटर आई। तो ये 10 सेंटीमीटर इससे तो ज़्यादा ही है ना। तो त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा आप जोड़ देना, चाहे ये दोनों जोड़ दो, चाहे ये दोनों जोड़ दो, कोई भी जोड़ दो। ठीक है, वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए, तभी आपका त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बन सकता, है ना। तो आप ऐसे कितने त्रिभुज बनाओगे, 5 त्रिभुज बनाओगे और इन सबको मापना है आपको। ठीक है, तो कोई भी 2 भुजा आप जोड़ोगे, तो ये इन दोनों को हमने जोड़ा फर्स्ट और सेकेंड को। ठीक है, तो इन दोनों की जोड़ कितनी आई, 10 सेंटीमीटर आई। और तीसरी आपके पास कितनी है, तीसरी आपके पास माप है केवल 6.4 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों हमने जोड़ी वो क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है ना। तो यही हमें बताना था कि तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। तो ये तीसरी भुजा की लंबाई से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। देखो इन दोनों का जो जोड़ है वो इससे क्या है, बड़ा है। तो जब ये बड़ा होता है तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता है। ठीक है, तो आप 5 त्रिभुज बना के सबको मापोगे, ऐसे मैंने एक बनाया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए आपको यहाँ जो ये निशान दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी, होमवर्क मिल जाएगा। थैंक यू।